सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर संशय बरकरार, सरकार बनाने से बीजेपी का इनकार, शिवसेना पर लगाया जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप। राज्यपाल ने दिया शिवसेना को सरकार बनाने का निमंत्रण। झारखंड में दूसरे चरण की 20 सीटों के लिए अधिसूचना आज। 52 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची जारी। रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व से होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस ने 5 और जेएमएम ने 3 नामों का किया ऐलान। कमजोर पड़ने से पहले चक्रवाती तूफान बुलबुल का पश्चिम बंगाल में कहर, 10 लोगों की मौत, ओडिशा में भी 2 की मौत। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की बात, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा। भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत। दिल्ली में संस्कृत भाषा पर आयोजित विश्व सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन, कहा संस्कृत के बिना नहीं की जा सकती भारत की कल्पना। और टीम इंडिया ने 2-1 से जीती बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज। नागपुर में टी20 मैच में 30 रनों से दी मात। भारत की ओर से टी20 में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने दीपक चहर। खबर महाराष्ट्र है, जहां सरकार गठन को लेकर संशय बरकरार है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से बीजेपी के इनकार के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे से सरकार बनाने के बारे में पूछा है। राज्यपाल ने शिवसेना को आज शाम तक का वक्त दिया है, जिसके बाद शिवसेना में हलचलें तेज हो गई हैं। शिवसेना के नेताओं ने मातोश्री जाकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और सरकार बनाने के संभावित समीकरणों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि शिवसेना नेता आज एनसीपी के नेताओं से मिल सकते हैं। हालांकि एनसीपी ने साफ किया है कि वो शिवसेना के साथ सरकार तभी बना सकती है जब शिवसेना एनडीए सरकार से हट जाए। हम निर्णय लेते समय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ निर्णय लेगी, जैसा कि पवार साहब ने ऐलान किया था। 12 तारीख को हमारे विधायकों की हमने बैठक बुलाई है, उसमें विधायकों के साथ चर्चा होगी। उसके बाद हम कोई अंतिम निर्णय लेंगे। अगर शिवसेना चाहती है कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, तो सबसे पहले शिवसेना को ऐलान करना पड़ेगा कि उनका भारतीय जनता पार्टी से नाता टूट गया, एनडीए से वे बाहर निकलें, केंद्र के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें, कोई प्रस्ताव हम लोगों तक लाएं। उसके बाद चर्चा होगी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किन कार्यक्रमों के तहत सरकार आगे चलेगी, और सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद कोई अंतिम निर्णय हो सकता है। उधर कांग्रेस भी हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। कांग्रेस के सभी विधायक आज जयपुर से वापस मुंबई लौटेंगे, जिसके बाद शिवसेना को समर्थन करने या ना करने पर विचार होगा। Today there is a meeting at 10 o'clock. Then what instruction high commands give, that according to that we will go. But our original decision and decision of the people that we should sit in opposition, that is the position. वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने यह भी कहा है कि राज्य में किसी भी कीमत पर शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बीच बीजेपी की कोर कमेटी की भी आज 12 बजे बैठक होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। इस बीच खबर यह भी है कि शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने से केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 18 नवंबर तक पर्चे भरे जाएंगे। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। झारखंड में 5 चरणों में मतदान होगा।
वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सीटवार पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 52 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने 30 मौजूदा विधायकों को टिकट दिए हैं, जबकि 10 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री रघुवर दास का है। मुख्यमंत्री जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को चक्रधरपुर से टिकट दिया गया है। राज्य की कुल 81 सीटों पर 5 चरण में मतदान होना है, जबकि वोटिंग के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। अभी 52 सीटों की अभी जो चुनाव समिति में उनके नाम अप्रूव किए हैं, उनकी मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। और 81 टोटल सीटें हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे श्री रघुवर दास जी जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण गिलुआ, वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे। एसटी को अभी तक जितनी घोषणा हुई है 17 सीटें अभी पार्टी ने दिया है, जो 52 सीटों की घोषणा हुई है। ओबीसी अभी तक 21 आउट ऑफ 52, महिलाएं 5 आउट ऑफ 52। वर्तमान विधायक जो हैं उनमें जो अभी इस लिस्ट में 30 सीटिंग एमएलए हैं, 30 सीटिंग एमएलए, और केवल इसमें से 10 का टिकट कटा है। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को पार्टी ने लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। मनिका सीट से रामचंद्र सिंह, डाल्टनगंज से के त्रिपाठी, विश्रामपुर से चंद्रशेखर दुबे और भवंतपुर से केपी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 23 दिसंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। जेएमएम ने गुमला से भूषण तिर्की, बिशनपुर से चमरा लिंडा और गढ़वा से मिथिलेश कुमार ठाकुर को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनावी गठबंधन किया है। गठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे के तहत कांग्रेस 31, जेएमएम 43 और आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में पिछले 3 महीने से बंद रेल सेवा आज से बहाल हो गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद संभावित खतरों को देखते हुए रेल सेवा बंद की गई थी। श्रीनगर से जम्मू के बनिहाल जंक्शन तक ट्रेन सेवा भी आज से शुरू हो रही है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने अभी हाल ही में रेलवे अधिकारियों को रेल लाइनों का निरीक्षण 3 दिन में पूरा करने का निर्देश दिया था। 10 नवंबर को ट्रेनों के ट्रायल रन की इजाजत दी गई थी और इसे आज से पूरी तरह बहाल करने का निर्देश दिया गया था। 5 अगस्त को उत्तर कश्मीर के बारामूला से दक्षिण कश्मीर के बनिहाल तक रेल सेवा रोक दी गई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बल लावदारा गांव में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चला रहे थे। आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में चलाई गई गोली में 2 आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में अभी भी ये मुठभेड़ जारी है, ऐसी खबर है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार ने विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ कल बैठक की। सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरी, शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की और बैठक में मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। विभिन्न समुदायों के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए समाज में शांति और सद्भाव का संदेश देने की बात कही है। धर्मगुरुओं ने कहा कि एकता की भावना देश की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। एक आह्वान किया है कि देश
के संविधान के साथ, देश के न्यायालय के साथ हम हैं। देश में अमन चैन हम किसी भी कीमत पर कायम रखेंगे। जहाँ तक फैसले की बात है, इसमें थोड़ी बहुत किसी की पूर्ण सहमति है, किसी की थोड़ी बहुत असहमति होते हुए भी हमने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आगे भी हम इस देश में अमन चैन कायम रखेंगे। किसी भी कीमत पर इस देश में कौमी एकता को हम खतरे में नहीं पड़ने देंगे। जब आपसी सद्भावना है तो मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी। और हमने तो आह्वान किया कि एक दूसरा सहयोग करो भाई। हिंदू मस्जिद बनाने में और मुसलमान भाई हमारे मंदिर बनाने में भी कंट्रीब्यूट करें तो एक कौमी एकता की एक नई मिसाल कायम होगी। सबने स्वीकार किया कि भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, कानून के राज में आस्था रखते हैं। देश की बड़ी पंचायत का फैसला आया है, इसलिए सब लोग इसको स्वीकार करें। देश की उन्नति कैसे की जाए, देश के अंदर जितने आइन हैं, जितने कानून हैं, जितने एक्ट हैं, उनके अंदर जो सुविधाएं हर नागरिक को प्रदान की गई हैं विदाउट कास्ट एंड क्रीड, उससे लाभ किस तरह से हासिल किया जा सकता है वो देखना है। और उसको हासिल करने के बाद में हम पूरे विश्व के अंदर गुरु दोबारा कैसे कहलाएंगे ये देखना। सुचारू सुझाव आया है कि इसको परमानेंट चालू रखें और डिस्ट्रिक्ट इकाई तक भी ले जाए ताकि भविष्य में कुछ भी चीज़ हो तो बड़ी होने से पहले ही उसका निकाल कर दिया जाए। तो हमें बड़ा विश्वास है। जो माहौल बन गया उसको बाकी रहना चाहिए। जो अमन शांति हो गई है, इतने बड़े इशू पर जब अमन शांति हो सकती है तो कोई भी इशू ऐसा नहीं है जो बैठ के सॉल्व ना हो सके। ऐसे फैसले करें जो फासले ना पैदा करें। दूसरा, ऐसे फैसले जो दीवारों को तोड़ दें, दरारों को भर दें और दिलों को जोड़ दें। बस इसी का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने रविवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का सही ढंग से हल निकालने और अति संवेदनशील मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए जमकर प्रशंसा की। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में देश के अगले नामित प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई का धैर्य, साहस और चरित्र इतना मजबूत है कि कुछ भी गलत हो पाना मुश्किल है। जस्टिस बोबड़े के अलावा एक अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि न्यायमूर्ति गोगोई ने देश के समक्ष मौजूद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनिर्णय पर निर्णय दिया है। वहीं न्यायमूर्ति श्रीपति रविंद्र भट्ट ने कहा कि हमने इतिहास बनते देखा और मुझे विश्वास है कि भारतीय न्याय के इतिहास में ये अमिट रहेगा। शनिवार को सर्वसम्मत फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है और केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा का इतिहास कहां से शुरू होता है? राज्यसभा का इतिहास 1919 की मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में निहित है। इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से कई नेताओं ने मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, संसदीय कार्य राज्य मंत्री राम मेघवाल और वी मुरलीधरन ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान संविधान दिवस के समारोह के संबंध में चर्चा भी हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वो दिल्ली में संस्कृत भाषा पर आयोजित विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली के छतरपुर में 3 दिन चलने वाले सम्मेलन का आयोजन संस्कृत भारती ने किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में आयोजित संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा संस्कृत भाषा में है। चाणक्य की राजनीति, भास्कराचार्य का गणित, आयुर्वेद, योग सभी विषय संस्कृत में हैं। ऐसे में युवाओं को भारतीय विरासत को समझने के लिए संस्कृत भाषा पढ़ना चाहिए। संस्कृत भारत को जोड़ने वाली भाषा है। यह देश विविध भाषाओं का है, परंतु सांस्कृतिक एकता हमारा
वैशिष्ट्य है। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा संस्कृत भाषा में है। चाणक्य की राजनीति, भास्कराचार्य जी का गणित, चरक सुश्रुत का आयुर्वेद, पतंजलि का योग, पराशर मुनि का कृषि शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ऐसे अनेक विषय संस्कृत में भी विकसित हुए हैं। इसी ज्ञान विज्ञान के बल पर हमारे पुरखों ने कभी देश समृद्ध किया था, सुवर्ण भूमि किया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा दौर की कई समस्याओं का हल संस्कृत भाषा के ग्रंथों में छुपा है। संस्कृत भाषा का संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन उसके लिए बहुत आवश्यक है। आज पर्यावरण की समस्या है, जल नियोजन की समस्या है, आरोग्य की समस्या है। इन सभी विषयों का विस्तार से उल्लेख और कठिन समस्याओं का हल संस्कृत में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत भाषा इस देश को जोड़ने वाली भाषा है और इस भाषा को बचाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को आगे आना होगा। We should all make it a point to learn this remarkable language so that we maintain a living link with rich past and truly understand what it means to be an Indian, a Bharatiya. Government and non-governmental organizations should join hands to preserve, promote, propagate this language and literature. Students should be encouraged to learn this language to understand the depth of and richness of Indian heritage. सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने पर सम्मानित किया। साथ ही यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और उसकी सराहना की। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज और कल ऑड इवन से छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 11 और 12 नवंबर को राजधानी में ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने यह फैसला गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मद्देनजर लिया है। दिल्ली में 1 नवंबर से ऑड इवन लागू है, जो 15 नवंबर तक चलेगा। चक्रवाती तूफान बुलबुल ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी कहर बरपाया है। तूफान से पश्चिम बंगाल में 10 जबकि उड़ीसा में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बुलबुल ने बांग्लादेश पहुंचने पर वहां भी तबाही मचाई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। हालांकि बांग्लादेश में तबाही मचाने के बाद तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 10 लोगों की मौत के अलावा तूफान ने भारी पैमाने पर तबाही मचाई। राज्य में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी मात्रा में पेड़ उखड़ गए और बिजली के तार टूट गए, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। राज्य के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं ओडिशा में भी सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जान और माल के नुकसान का जायजा लेंगे। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मानवीय गतिविधियों के चलते समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है। इसके चलते इस साल गंभीर चक्रवाती तूफान की संख्या में इजाफा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक साल 2011 से 2018 के बीच जहां औसत 5 बड़े तूफान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने, लेकिन इस साल अब तक 7 समुद्री तूफान आ चुके हैं। अरब सागर से जहां अब तक वायु, हिक्का, कियार और महाचक्रवाती तूफान आए, वहीं बंगाल की खाड़ी में पबुक, फानी और बुलबुल तूफान पैदा हुए। इसकी बड़ी वजह समुद्र के तापमान में इजाफा होने से ये मौसम की स्थिति बनी है। फेम इंडिया मैगजीन की ओर से अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि राज्यों के लोक कल्याण के पीछे मंत्रियों के प्रयास और कौशलता होती है। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गुजरात सरकार के मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, उत्तराखंड सरकार में मंत्री मैदान कौशिक समेत 18 और मंत्रियों को अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया।
मंत्रीगण को भी, क्योंकि देखिए आदमी संविधान से के अंतर्गत शपथ लेता है, नेतृत्व उस पर भरोसा करता है और उसके काम को नेतृत्व पहले परखता है, फिर सोसाइटी परखती है और सोसाइटी में जब वो काम अपना करता है और सबसे बड़े चाहे राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अनेक मत विचार भाव अलग हैं, लेकिन कुल मिला के जो संविधान की भावना है, हर स्तर पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का बीती रात निधन हो गया। 86 साल के सेशन 1990 से 1996 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। देश में चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में टीएन सेशन का अहम योगदान रहा। आज देश में लगभग 99% वोटर्स के पास पहचान पत्र है, तो उसका श्रेय टीएन सेशन को जाता है। उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई और 1996 में इसका प्रयोग शुरू हुआ। सेशन ने आचार संहिता को कड़ाई से लागू किया। आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की प्रचार पर नजर रहने लगी। कैंडिडेट के लिए चुनाव खर्च का हिसाब प्रचार के दौरान नियमित देना अनिवार्य हुआ और फिजूल खर्ची रुकी। राज्य मशीनरी का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को प्रभावी बनाया। टीएन सेशन तमिलनाडु कैडर के 1955 बैच के आईएएस अफसर थे। सेशन को रोमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि टीएन सेशन के निधन के बारे में सुनकर दुखी हूं। वो एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सेशन का कार्यकाल चुनावी सुधारों का एक महत्वपूर्ण चरण था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने टीएन सेशन के निधन पर गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि सेशन ने मतदाता पहचान पत्र, चुनाव आचार संहिता, व्यय सीमा निर्धारित करने समेत कई पहल के माध्यम से राष्ट्र की सेवा की। राष्ट्र उनके अमूल्य योगदान और सेवा के लिए आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएन सेशन के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वो अभूतपूर्व नौकरशाह थे। उन्होंने पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ देश की सेवा की। चुनाव सुधारों में उनके प्रयासों ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने टीएन सेशन के निधन पर दुख जताया है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि वो सभी चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चुनाव प्रणाली में सुधार लाने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनका योगदान और सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। बात खेलों की। नागपुर में खेले गए 3 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 30 रनों से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 174 रन बनाए। वहीं जवाब में उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 19.2 ओवर में 144 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तेज गेंदबाज दीपक चहर ने नागपुर टी20 मैच में 6 विकेट हासिल किए। उन्हें इस मुकाबले में हैट्रिक भी हासिल की। इसी के साथ वो पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में हैट्रिक लेने का कमाल किया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 टी20 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। चौदहवीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को 3 ओलंपिक कोटे हासिल हुए हैं। अंगदवीर सिंह, मिराज खान ने पुरुषों के स्कीट स्पर्धा में पहला और दूसरा स्थान हासिल करके पदक के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। वहीं पुरुषों के 50 मीटर 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भी कांस्य पदक हासिल करके देश के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा हासिल किया। शूटिंग में भारत को अब तक रिकॉर्ड 15 ओलंपिक कोटा हासिल हुए हैं। इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के 11 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में 12 भारतीय निशानेबाज उतरे थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की आज जयंती है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम सिपाही मौलाना आजाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं
1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर वो 1940 से 1945 के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का पुरजोर विरोध भी किया। आजादी के बाद वो सांसद चुने गए और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। 22 फरवरी 1958 को उनका देहांत हुआ था। बाद में मरणोपरांत 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता, विद्वान विचारक, संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जन्म जयंती पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन किया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।